2012 में मैं गांव गया हुआ था अपने, तो गांव में क्रिकेट खेलते हुए ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि टांगे हैं ना वो पूरा साथ नहीं दे रही। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप MRI करवाएं अपनी, तो उसके लिए एक माइनर सा ऑपरेशन होगा, तो उस ऑपरेशन को ठीक होते हुए 1 वीक लग सकता है या 10 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उस फैसिलिटी नहीं थी स्ट्रेचर की, तो हमने कैरी डब्बे को स्ट्रेचर बना लिया। हाँ, तो वहीं पे हमने फिर आगे 7 सेमेस्टर के मिड टर्म के पेपर दिए हैं। मतलब हमारे दिमाग में पहले 6-7 महीने तो ये था ही नहीं कि मैं कभी रक्शे पे बैठ भी सकता हूँ। मतलब बिल्कुल भी ये था नहीं था कि मैं मतलब रक्शे पे भी बैठ सकूँगा, क्योंकि लेटना रूटीन ही इतनी बन चुकी थी कि लेटे रहना है। फिर यहाँ पे भी सिलसिला चलता रहा। तो फिर हम एक दफ़ा गए हैं, एक ऑफिस में गए हैं कि ऐसे ऐसे जी देखें हमारी मजबूरी है, मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम रक्षा जो है ना अंदर तक लेके आएँ। तो उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि बैनर लिखवा लें कि रक्षा बराए मजदूर अफराद में। ये मतलब यार ये पोर्ट्रे करने वाली चीज़ तो नहीं है ना कि आप बीमार हैं, आपको जेन्युइन एक चीज़ नज़र आ रही है। मतलब मैं नौकरी करता था, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे पास एक कस्टमर आ गया। तो मैं इन दिनों ना बैंक में कैश पे था, कैश पे नौकरी कर रहा था। तो हमारे पास एक कस्टमर आ गया, वो कहता जी कि ये कैश गिन लें मेरा। तो होता ही है कि वो काउंटर है, वहाँ पे कैमराज भी लगे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उठ के खड़े होकर कैश गिनें। तो होता ये था कि अगर कोई कस्टमर बहुत ही कहता है ना, तो वो ऊपर आके कैश गिन लेते थे कि यार ये ना हो कि बंदा होता है ना कि पैसों के मामले में, तो उसको 1 लाख रुपया था मेरा ख्याल है। तो वो बंदा मुझे आ कहता कि नहीं जी मेरे नाल तो बड़ियां बैंकां 'च धोखे होए, तुसीं खड़े होकर कैश गिनो। मैं कहा यार मतलब मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन कैमरे लगे हैं, तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू, आप मैनेजर साहब के पास अंदर चले जाएँ, वहाँ से कैश गिनवा लें। अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है ना, तो वहाँ पे चले जाएँ। कहता है कि नहीं जी मैं तो थोड़े को कैश गवाना, तो तुसीं खड़े होकर गिनो। आदमी मुझे जो है ना वो कहता है कि नहीं जी कैश गिनना है तो खड़े होकर गिनना है। मैं कि यार भाई मैं मजदूर आदमी हूँ। तो वो उसकी मुझे बात बड़ी अजीब लगी, कहना मजदूर हैं तो तुसीं घर बैठो, किसी चंगे को अपनी जगह पर मौका किसी अच्छे को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर फ़रूक खालिद आपको फैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म साडा सोना फैसलाबाद पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने फैसलाबाद की एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान लियाकत साहब। 2013 के अंदर ये GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर BS इकनॉमिक्स के स्टूडेंट और एक स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन थे। 2013 के अंदर इनके बैकबोन के अंदर कोई मसला होता है, जिसकी वजह से ये डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर इन्हें एक माइनर सर्जरी सजेस्ट करते हैं और इनको ये कहा जाता है कि ये सर्जरी करवाएं, इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते के दौरान आप रिकवर हो जाएंगे। जब ये सर्जरी करवाते हैं उस वक्त ये 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। ये सर्जरी करवाते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर इनको पीरियड देते हैं 1, 2, 3, 4 दिन का, कि 3-4 दिन के बाद ये रिकवर हो जाएंगे, ये इस उम्मीद के साथ कि ये जल्द रिकवर हो जाएंगे, ये 3, 4, 5 दिन गुजारते हैं। लेकिन ये रिकवरी का पीरियड बढ़ता जाता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह। इस दौरान इनके BS इकनॉमिक्स 7वें सेमेस्टर के पेपर आते हैं, जो ये उस वक़्त ये मुकम्मल तौर पर बेड पर होते हैं। तो ये इस पेपर को बाकायदा तौर पर स्ट्रेचर पर, जिसे हम कह सकते हैं, स्ट्रेचर पर जाकर ये 7वें सेमेस्टर के पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर अटैम्प्ट करते हैं। उसके बाद इन्होंने 8वां सेमेस्टर इसी व्हील चेयर के ऊपर गुजारा। जैसे ही इनकी डिग्री ख़त्म हुई तो उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने फ़ैसला किया कि इनको अपनी तालीम मज़ीद जारी रखनी चाहिए। तो इन्होंने MPhil के अंदर एडमिशन लिया। ये उस वक्त के हालात हैं जब इनकी मेडिसन के ऊपर इंतहाई ज़्यादा एक्सपेंसेस आ रहे थे। तो उस दौरान इन्होंने डिसीजन लिया कि इनको MPhil करना चाहिए। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंदर MPhil में एडमिशन लिया। ये तमाम सफ़र इनका कैसे गुज़रा, इस दौरान जो मुश्किलात आईं, जो इनको ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किलात आईं, सबसे बढ़कर जो मुश्किलात थी वो इनको अखराजात कहाँ से मैनेज किए। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान लियाकत साहब। हम इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। जी रिजवान साहब, सबसे पहले बताएं कि 2013 के अंदर क्या वो कहानी हुई जिसके बाद आप डायरेक्ट एक स्पोर्ट्स ग्राउंड से व्हील चेयर के ऊपर आन पहुँचे? उमर भाई, हुआ कुछ यूँ कि 2012 में मैं गांव गया हुआ था अपने, तो गांव में क्रिकेट खेलते हुए ना, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि टांगे हैं ना वो पूरा साथ नहीं दे रही। एक दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मतलब मैं खेलते हुए गिर गया, बाकायदा तौर पे गिर गया। तो वहाँ से गांव से वापस आया हूँ, तो मैं फिर यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया है। तो टांगे बिल्कुल भी ना आहिस्ता 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 जैसे इंसान का साथ छोड़ रही है ना, तो इस तरह की एक फ़ीलिंग थी। अच्छा। तो यहाँ पे हमने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट किया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप MRI करवाएं अपनी। MRI करवाइए, तो उसके बाद पता चला है कि एक हराम मगज़ का पट्टा होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो वो दबाया गया है रीढ़ की हड्डी में। अच्छा।
तो उसके लिए एक माइनर सा ऑपरेशन होगा, तो उस ऑपरेशन को ठीक होते हुए 1 वीक लग सकता है या 10 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे मिड टर्म के पेपर थे 7th सेमेस्टर के, BS ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कर रहा था जिस यूनिवर्सिटी से। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब चलें ठीक है, ये मेरा मिड टर्म ख़त्म होता है तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऑपरेशन करवा लेंगे फिर आपसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू ही नहीं है, आपके पेपर तो हैं अभी 1 महीने बाद हैं या 15 दिन बाद हैं, तो आप 1 वीक में ठीक हो गए, हाँ रिकवर हो गए इंशाल्लाह, तो आप दोबारा यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि ठीक है जी ऑपरेशन करवाते हैं। तो ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद 1 दिन गुजरा है जो हॉस्पिटल में, यानी कि पहला था, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो मतलब जिस्म का नीचे वाला हिस्सा ऐसा था कि जैसे इंसान के साथ कोई चीज़ है, जिस्म ही नहीं है। अच्छा। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा, ज़ाहिर है हॉस्पिटल से उन्होंने छुट्टी दी कि ठीक है आप घर चले जाएं, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। तो फिर हम इधर जुमरा में मेरे मामू रहते थे, हम उनके घर चले गए। तो वहाँ पे 1 हफ़्ता गुजरा, ज़ाहिर मेरे पेपर नज़दीक आ रहे थे, तो मुझे इंसान को तरह होता है ना कि नहीं यार मेरे तो पेपर हैं, तो मैं तो पेपर देने हैं जाके। तो लेकिन मैं तब जो था वो इधर हॉस्टलाइज था फैसलाबाद में, इधर समनाबाद का इलाका है वहाँ पे। तो जुमरे में बैठे हुए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पेपर किस तरह से देने हैं, क्या करना है। तो हमने दोबारा चेकअप था ऑपरेशन से तकरीबन 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद की, क्योंकि 15-20 दिन बाद पेपर थे। तो हम हफ्ते बाद चेकअप के लिए आना था डॉक्टर साहब के पास, मतलब हफ्ते बाद आए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मतलब खुद पूछा है, मतलब कि इंसान को क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं ठीक क्यों नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो डॉक्टर साहब से हमने पूछा है जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई नहीं, ये टाइम लगता है ऐसी बीमारियों को, तो आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह का कुछ कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। तो फिर एक दफ़ा हमने सोचा कि इस तरह करते हैं कि चलें ये सेमेस्टर जो है ना इसको रहने देते हैं यहीं पे, फ्रीज़ करवा देते हैं, तो हाँ बाद में पेपर दे लेंगे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब मेरे क्लास फेलोज थे, मेट्स थे, तो मैं कहा यार मैं उनसे पीछे रह जाना ऐसे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हमने पेपर देने हैं। हमने मेरे कुछ दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने फिर टीचर से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे रिजवान का आपको पता है ऑपरेट हुआ, तो वो पेपर देना चाहता है। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, अगर वो पेपर देना भी चाहता है तो कोई मसला नहीं, आके दे ले। तो फिर हम रोज़ाना पेपर देने के लिए हमने क्या करना कि वहाँ से कैरी डब्बा करवाते थे, तो इस तरह उसमें ना वो सीटें सीधी करके उसका बिस्तर सा बना के, क्योंकि आपको पता है बैकबोन इंजरी में जंप लगना या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जिससे इंसान जो है वो परमानेंटली बीमार हो जाए। तो फिर उसमें कैरी डब्बा में लेट के आना और फिर आके पेपर देने। एक तरह से स्ट्रेचर पर लेट कर आपने पेपर दिया। क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी स्ट्रेचर की, तो हमने कैरी डब्बे को स्ट्रेचर बना लिया। हाँ, तो वहीं पे हमने फिर आगे 7th सेमेस्टर के मिड टर्म के पेपर दिए हैं। हाँ, तो पेपर देने के बाद फिर घर चले गए हैं, उधर जुमरे में घर चले गए हैं। डॉक्टर साहब को हर हफ्ते बाद, डॉक्टर साहब हफ्ते बाद के टाइम देते थे कि आप आएँ चेक करवाएँ, आएँ चेक करवाएँ। हफ्ते बाद चेक करवाते रहे। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने कहा जी कि नहीं अब महीने बाद चेक किया करेंगे। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ कि यार नहीं, ये तो काम ही लंबा हो गया है ना, मतलब 1 महीने तक बात चली गई है। तो आपका ख्याल था कि अगले हफ्ते जाएंगे बेहतर हो जाएगा उससे, यानी 1 माह तक मैं बिल्कुल दौड़ने लग पड़ा। तो मतलब उस इतने टाइम में तो ऐसा भी नहीं था कि ज़रा सी सेंस भी नहीं थी। मतलब ऐसा है कि बेड सोर हो जाता है इंसान को, मरीज़ों को आपको पता होगा कुछ लेटे रहते हैं, तो ये सारी टांगें जो थी ना ये साइडों से, तो यहाँ पे इंसान ज़ख्म हो गए थे मेरे ना लेट के। तो मैं ज़ाहिर है फिर इंसान ताज़ा जब भी कोई दुख लगता है तो इंसान एक दफ़ा ना हौसला हारता है। तो फिर मैं थोड़ा सोचा कि नहीं यार ये मुझे लगता है कि नहीं ठीक नहीं होने वाला। तो फिर आपको कब पता लगा कि ये अब आपका मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है? मुस्तकिल ज़िंदगी का हिस्सा तो इस तरह से है कि डॉक्टर साहब अभी कहते हैं कि बेहतरी हो जाएगी, वो डॉक्टर नहीं कहते। अब तो मैं ज़ाहिर है डॉक्टर साहब को चेंज कर लिया, कोई और डॉक्टर हैं जिनके पास चेक करवाता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि एज ए नॉर्मल पर्सन इंसान आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। शायद ऐसा हो कि कोई टाइम हो आप थोड़ा सा चलने लग जाएँ या थोड़ा सा सहारा लेके चलने लगे। और मैं थोड़ा सा चल भी लेता हूँ किसी ना किसी इंसान को पकड़ के, या घर में हमने एक बारसा लगवाया था पहले, उसको पकड़ के कुछ कदम उठा लेता हूँ, लेकिन मतलब उसको आप चलना नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मुस्तकिल ज़ाहिर आप व्हील चेयर पर हैं तो मुस्तकिल यही है ना। अब यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में तो बार्स तो नहीं ना लगवा सकते। तो फिर हम मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि जी ऐसा करते हैं, अब ज़ाहिर कितनी की देर अपने मामू लोगों के घर बैठे रहेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपने गाँव चले जाते हैं। शेखपुरा में हमारा गाँव था, वहाँ चले गए हैं। तो वहाँ जाके 8-10 दिन गुजारे हैं। तो उधर से आपको पता यूनिवर्सिटी का फाइनल टर्म जो था वो भी नज़दीक आ रहा था। थोड़े से दिन हमने गुजारे हैं। तो फिर मैंने घर में कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी मैं तो पढ़ना है, मैं इस तरह से तो नहीं घर में अब लेट सकता। तो वालिद साहब मेरे जो थे शुरू में ज़ाहिर है माँ बाप की अपनी एक सोच होती है। तो शुरू में हमने कहा कि नहीं आपसे नहीं होगा ये, मतलब आप बीमार हो गए तो मतलब रहने दो पढ़ाई को। हाँ, माँ बाप एक इस तरह की सेंस में भी कहते हैं कि मतलब ज़ाहिर है मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, कुछ मैं इकलौता था, तो वो कहते थे कि नहीं यार रहने दो, मतलब जितने के पैसे आ रहे हैं, मतलब उस टाइम पे मेरा ख्याल है 22-26 हज़ार तनख्वाह होगी मेरे अब्बू की। तो वो कह रहे हैं इतने के पैसे आ रहे हैं, बाकी अगर अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा टाइम आए भी तुम पढ़े लिखे हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेना गाँव में, मतलब रहने दो पढ़ाई को तुम रहने दो। लेकिन
वालदा मेरी जो थी, उन्होंने थ्रू आउट इस सफ़र में सारे में बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रिजवान कह रहा तो नहीं, इसको आप शहर भेज दें। तो मेरी एक खाला का बेटा था, क्योंकि मेरा अपना तो भाई है कोई नहीं, तो संभालने के लिए एक इंसान चाहिए। तो खाला का मेरा बेटा था, तो उसने कहा कि कोई नहीं, मैं रिजवान के साथ चला जाऊँगा। तो गांव से हमने जी अपना सामान पैक किया। तो जिस हॉस्टल में हम पहले रहते थे ना, समनाबाद में, तो मैं और मेरी खाला का बेटा फिर वहीं पे आ गए हैं। तो उस हॉस्टल का मसला ये था कि वो था फर्स्ट फ्लोर पे था, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे नीचे दुकानें थी और फर्स्ट फ्लोर पे वो हॉस्टल था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि रोज़ ऊपर आना है और जाना कैसे। तो फिर हमने नीचे वो दुकान वाले जो लड़के थे, वहाँ पे काफ़ी लड़के होते थे ना, मोटरसाइकिल की वर्कशॉप थी नीचे। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपके साथ जो है ना रोज़ इसको ऊपर भी लेके जाया करेंगे और नीचे भी लेके आया करेंगे। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि अच्छा यूनिवर्सिटी जाया करना है। तो यूनिवर्सिटी में असल में जब भी इंसान आप किसी भी नई तरह की कंडीशन में जाते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मतलब हमारे दिमाग में पहले 6-7 महीने तो ये था ही नहीं कि मैं कभी रक्शे पे बैठ भी सकता हूँ। मतलब बिल्कुल भी ये था नहीं था कि मैं मतलब रक्शे पे भी बैठ सकूँगा, क्योंकि लेटना रूटीन ही इतनी बन चुकी थी कि लेटे रहना है। अच्छा रिजवान साहब, एक तो ये मसला आ गया कि आपका फिज़िकली आप इंजर्ड हो गए, व्हील चेयर पर मुस्तकिल आ गए। इस दौरान सब, चूँकि आप एक मिडिल क्लास हैं, कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, एक प्राइमरी स्कूल टीचर के एक बेटे थे, तो इस दौरान जो आपको सबसे मेजर फेस करना पड़ा है वो फाइनेंशियल कंडीशन थी, क्योंकि आपके इलाज पर इतने ज़्यादा अखराजात आ रहे थे। ऊपर से आपने ये फ़ैसला किया कि आपने एमफिल के लिए जाना है, तो ये अखराजात आप कैसे मैनेज कर लेते थे? और उन दिनों जो मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी वो क्या थी? इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ना अल्लाह की तरफ से होती हैं। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने अपने वालिद और वालदा को फ़ोन किया है ना, तो मेरे सिस्टर दोनों बड़ी हैं मुझसे, उनकी शादी हो गई है। तो मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि मैं और तुम्हारे अब्बू ना घर में बैठे थे अकेले ही, जिस दिन तुम्हारा फ़ोन आया कि मैं इस तरह से ना मेरी टांगों का मसला बना हुआ है, तो डॉक्टर साहब ने MRI बताई है। तो मतलब हमें तब ना इतना एस्टीमेट नहीं था कि MRI तकरीबन कितने पैसों की होती है। तो वालदा कहती हैं कि हम दोनों आपस में मशवरा करने लगे कि ऐसा करते हैं कि कम से कम ना कोई 50,000 रुपया कर लेते हैं, क्योंकि अब ख़ानदान में कौन सा कोई रोज़ MRI होती हैं कि बंदे को रेट्स का पता होता है। मतलब मेरे ख्याल 16-17 हज़ार रुपया लगता होगा किसी अच्छी जगह से अगर आप MRI करवाएं तो वाला कहती हैं कि हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं था, एक टका भी नहीं था। तो अम्मी कह रही है अभी हम ये बैठे सोच ही रहे थे। तो मतलब गांव में जब भी कोई बात होती है ना, तो वो कहते हैं कि गांव में तो बिनु बुलाए जो लोग हैं ना वो भी आ जाते। तो हमारे घर के सामने बहुत ही गरीब लोग थे, वो मतलब वो इतने नहीं थे, तो वो बिना हमारे कहे ही मेरी वाला कहती हैं कि वो आए हैं और मुझे 50,000 रुपया दे के चले गए हैं कि आप ऐसा करें कि आप रिजवान के इलाज के लिए ना ये पैसे रख लें। मतलब उनसे किसी ने नहीं कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह से कुछ इंतज़ामात, मतलब कि ना इस तरह का भी एक इंतज़ाम हुआ। ये नहीं कि हमने उनसे परमानेंटली ले लिए, वो हमने वापस ज़रूर किए, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जब इंसान की मदद करने पे आता है। दूसरा, जब हम हॉस्टल शिफ्ट हुए हैं तो तकरीबन 27-26 हज़ार तनख्वाह थी मास्टर साहब की। तो उसमें से 18-19 हज़ार की मेडिसिन आनी है, फिर हॉस्टल का खर्चा है, यूनिवर्सिटी आने जाने का खर्चा है, फिर बैक एंड पे जो हमारा घर गाँव में चल रहा था उसका भी खर्चा है। तो इस सारे टाइम में ये था कि फिर थोड़ी बहुत जो सेविंग सारी ज़िंदगी में, आपको पता है कि इंसान 1000-1000 2-2 हज़ार करके वो पैसे जोड़ते हैं। तो वो जो सेविंग थी ना, वो मेरे घर वालों के पास जितने के भी पैसे उनके पास थे ना, तो उन्होंने सारे लगा दिए। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो उनके पास थोड़ी सी भी बची हो। मतलब कभी कभी उस चीज़ का दुख भी होता है कि नहीं, इस तरह से शायद एक कंफर्ट जोन था घर वालों का, उसी में उनको रहने देते। तो लेकिन फिर आज जो नेम थे अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, शायद वो उस वक्त ना होती। तो फिर वो ऐसा था कि हम उधर से नीचे उतरना है लड़कों की हेल्प के साथ, नीचे ना हम व्हील चेयर रख लेते थे। व्हील चेयर पर हमने यूनिवर्सिटी आना है समनाबाद से, तो 2.5-3 किलोमीटर का आपको पता है सफ़र है वो। तो तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मियाँ थी तब जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे ना। तो गर्मियों में 3 किलोमीटर वो मेरी खाला का बेटा मुझे लेके जाता था यूनिवर्सिटी में। फिर उस बेचारे ने उधर बैठा रहना है जब तक मैंने क्लासेस लेनी है, अपना फ़ारग होना है। तो फिर वहाँ से दोबारा नवल्टी पुलिस ने व्हील चेयर पर लेके जाना है मुझे। हाँ, तो इस तरह से जो था वो 7 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि उसके फाइनल टर्म के पेपर दिए हैं, 8 सेमेस्टर दिया है। तो एक सब्जेक्ट जो था उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई बीमार होने की वजह से, उसके लिए एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ा है। वो हमने इसी तरह से यानी कि आके क्लियर किया है। तो उसके बाद वो जो मेरी खाला का बेटा था ना, इसी दौरान ये भी 8वां सेमेस्टर का तकरीबन मिड चल रहा था। तो ज़ाहिर है उसकी शादी करनी थी, वो माशाल्लाह जवान था। उन्होंने कहा जी कि फिर मैंने भी सोचा कि नहीं, अब एक इंसान की ज़िंदगी के लिए कोई सारे इंसान तो अपनी ज़िंदगी दो हाँ इंगेज नहीं होते। तो फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, तो आपने जाना है। उस मामलात में जब इंसान किसी एक बंदे का यूज़ टू हो जाता है ना, उसमें जब उसका बदलना है ना, तो मैं कहता हूँ कि आधा का बंदा मायूस हो जाता है उस टाइम पे। नहीं यार, अब नहीं सर्वाइव होना, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शंस भी नहीं थे ना कि चलो एक बंदा गया तो दूसरा आ जाएगा। उस वक्त आपने तो एक शख्स के सहारे के ज़रिए से चलना सीखा था। जी सारा कुछ मतलब था ही वही ना, मतलब कि ज़िंदगी की मतलब तब प्लानिंग ही नहीं थी कि कभी, मतलब मखदूम था उसका नाम, तो ये इसने कभी जाना भी है छोड़ के।
तो लेकिन वो चले गए हैं, तो फिर एक नई एक स्टोरी थी। तो फिर मैंने अपनी वालदा को, मतलब वालदा की मशवरे के साथ ही उनको हमने वापस भेज दिया। तो मेरी वालदा कहती हैं कि कोई नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैं आपके पास आ जाती हूँ। तब ये था कि उस हॉस्टल में हम लड़के रहते थे ज़्यादा, मतलब वो 3 कमरों का हॉस्टल था, सिर्फ छोटा सा हॉस्टल था, प्राइवेट मकान हमने लिए। जी जी। तो उसमें मेरे साथ 2 भाई रहते थे, जो वो भाई जो हैं उनका भी बड़ा किरदार है, वो अभी तक मेरे साथ रहते हैं, दोनों ही मेरे साथ हैं, आज के दिन तक भी मेरे साथ ही हैं वो। यानी कि वो हॉस्टलाइज दोस्त थे मेरे, जो हॉस्टल में रहने वाले थे। तो मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है फिर मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा ये मतलब बॉयज़ हॉस्टल है, आप कहाँ मेरे साथ यहाँ, मतलब इतनी एज है आपकी और फिर मुझे संभालना, यूनिवर्सिटी लेके जाना, तो वो फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर हमने गांव से एक बच्चा जो था, एक हमारे गांव का लड़का था, उसको तनख्वाह पे रखा कि ठीक है जी हम और मतलब कि खाना छोड़ देंगे लेकिन लड़के को यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। तो फिर मेरी वालदा आ गई हैं यहाँ पे मेरे पास, और वो लड़का आ गया है। तो वो लड़का कुछ चंद दिन लेके गया, उसने कहा जी कि मुझसे तो ये काम बड़ा मुश्किल है, यूनिवर्सिटी बड़ी के जिसी में इसी तरह से पढ़ाई कंप्लीट कर ली, यानी कि 10 दिन कोई आ गया, 10 दिन कोई आ गया, लेकिन टिकता कोई नहीं था, ज़ाहिर है कि वो एक काम ऐसा था। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के, किस तरीके से ना रिक्शे में बैठा जा सकता हो अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि आगे पढ़ना भी था। तो फिर एक रिक्शे वाला था हमारे नीचे, फिर उसके रिक्शे में मैंने बैठ के देखा कि किस तरह से हम जो है ना आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रिक्शे वाला जो है यही मुझे ले जाया करे और यही छोड़ जाया करे। तो वहाँ से 8 सेमेस्टर पूरे करने के बाद मतलब फिर मैंने कहा कि नहीं, हमने तो आगे एमफिल भी करना है। तो तब मेरी वालदा ने भी एक दफ़ा कहा कि नहीं, अब मतलब 16 हो गई हैं, अब बस करते हैं, घर चलें। ज़ाहिर है मेरे वाल साहब गाँव में अकेले थे, तो ग्रेजुएट हो गए हैं अब, कम से कम जो इब्तदाई तालीम जिसे कहते हैं, एक तालीमी याफ्ता शख्स हो गए। वो कहते हैं कि अब अल्लाह ने कोई नौकरी देनी होगी तो अल्लाह ने खुद ही देनी है, तो अब बस कर देते हैं। मैं कहा नहीं, इस तरह से नहीं, पर मैं एक सोचा हुआ है कि मैं एमफिल करूँगा या पीएचडी करूँगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं एमफिल की क्लासें लेनी है। तो फिर इधर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अप्लाई किया मैंने, तो एमफिल की लिस्ट में नाम आ गया। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तो फिर वाला साहब ने कहा कि ज़ाहिर है तब 50-60 हज़ार फ़ीस थी, एमफिल की 1 सेमेस्टर की फ़ीस थी। तो हाँ, मेडिकेशन अलहदा से थी, ट्रांसपोर्टेशन अलहदा से थी, बिल्कुल ऐसा ही था। और 2 घरों का खर्चा अलहदा से था, यानी कि मेरा और मेरी वाला का यहाँ का, और वाला साहब का जो था वो गाँव का भी। तो फिर हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी गांव में, तो अम्मी मेरी ने लड़ाई वगैरह करवा के उनका, तो उसके बाद फिर मैंने एडमिशन लिया है जी एमफिल इकनॉमिक्स में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। तो यहाँ एडमिशन लेने के बाद फिर यहाँ पे भी फिर आपको पता है कि फ़ीस का मामला था, आने जाने के इश्यूज़ थे। तो फिर मेरी वालदा ने जो है मेरे वाला साहब को कहा कि नहीं जी, आपके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है आप उसको सेल करें। तो सेल करने के बाद ये है कि चलें, अगर रिजवान कह रहा है तो इसको एमफिल कम से कम करवाएँ आप। तो एमफिल में फिर एडमिशन ले लिया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा पहला टाइम जो था, या कोई आधा सेमेस्टर जो था वो तो ठीक गुजरा है। तो उसके बाद एक सानिया हो गया पेशावर में ना, वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में था। तो उसके बाद गेट पे जो सिक्योरिटी थी ना जी, उन्होंने सख्त कर दी है। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि अब जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं या यूनिवर्सिटी का स्टाफ जो है, उनकी गाड़ियाँ या उनके रिक्शे जो हैं ना, वो तो आगे तक जा सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट रिक्शाज हैं, यानी जिसको स्टूडेंट्स लेके आते हैं, वो गेट तक ही रुकेंगे। तो गेट तक रुकेंगे तो उसके आगे नहीं जा सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो ज़ाहिर है मैं अब व्हील चेयर पर था, हमें बड़ी कि यार कौन 1.5 किलोमीटर का सफ़र है, आपको पता है गेट से यहाँ तक का। तो हमने रोज़ गार्ड जो थे वहाँ से उनसे लड़ाई करनी है कि नहीं जी हमें जाने दें। तो लेकिन वो नहीं माने जी, उन्होंने कहा नहीं, रक्षा नहीं अंदर जाना, जो आप मर्ज़ी कर लें। तो फिर वहाँ पे गेट पे उतरना, तो फिर मेरी एक क्लासमेट थी यहाँ पे मेरे साथ, तो वो बेचारी जो थी वो मुझे गेट से लेके यहाँ तक आती थी। ये जिस जगह पे अभी हम बैठे हैं यहीं पे हमारी क्लासेस थी। हाँ, वहाँ से गेट से उन्होंने लेके आना है मुझे यहाँ तक, और फिर शाम को हमने वापस जाना है। तो यहाँ पे भी क्लासेस जो थी वो ऊपर थी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस थी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं थी। तो फिर यहाँ पे सीढ़ियों पे एक स्लाइड सी बनी हुई थी, यहाँ पे रुके कुछ अपने क्लासमेट्स का इंतज़ार करना है, या वैसे कोई गुजरते हुए स्टूडेंट का इंतज़ार करना है कि यार हमें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा दें आप, ताकि क्लास तक, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक बंदे का काम तो नहीं है ना कि वो व्हील चेयर को इतनी ऊपर तक लेके जाएगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पे भी सिलसिला चलता रहा। तो फिर हम एक दफ़ा गए हैं एक ऑफ़िस में गए हैं कि ऐसे ऐसे जी देखें हमारी मजबूरी है, मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो आप हमें इजाज़त दें कि हम रक्षा जो है ना अंदर तक लेके आएँ। तो उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि बैनर लिखवा लें कि रक्षा बराए मजदूर अफराद। मैं कभी मतलब यार ये पोर्ट्रे करने वाली चीज़ तो नहीं है ना कि आप बीमार हैं, आपको जेन्युइन एक चीज़ नज़र आ रही है। लगवा कर फिर अंदर हाँ, अच्छा। मतलब मैं अब रक्षे पे बैनर लगवा के फिरूँगी नहीं यार, मैं तो मजदूर आदमी और मुझे आगे जाने दिया। मैं कि नहीं कोई इशू नहीं है, हम ऐसे ही चले जाया करेंगे। तो अब हम ऐसे ही आए हैं, यहाँ पे ऐसे डिग्री की है। तो यहाँ पे डिग्री करने के दौरान लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का एक फ़ज़ल है कि मैंने अप्लाई किया एक जॉब के लिए, और नेशनल सेविंग्स में वो जॉब थी, तो वहाँ पे मेरी सुनी गई। फिर अल्लाह ताला ने
उसके बाद जो थे फिर वो हालात ज़ाहिर है वो बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि मेरी तनख्वाह आने लग गई, फिर इलाज पे थोड़े से पैसे कम होने लगे, क्योंकि हम उस तरह से नहीं फिर खर्च करते थे कि जिस डॉक्टर के पास गए हैं उसने कोई दवाइयाँ 10-20 हज़ार की लिख दी हैं तो वो सारी की सारी ले आए, क्योंकि कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है ना कि अब ये चीज़ें तो मैं पहले भी खा चुका हूँ, तो वो फिर हम दवाइयाँ उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते थे। तो लेकिन ये जॉब लगने से पहले मैं बहुत सारी नौकरियों के लिए, प्राइवेट नौकरियों के लिए, छोटी छोटी जगहों पे, जैसे स्कूल या कॉलेज में रखते होते थे, CTI रखते थे 6 महीने के लिए ना, वो इंटर्नशिप के लिए रखते थे टीचर्स। तो मैं एक कॉलेज में चला गया हूँ, वहाँ पे जाके मैंने बताया कि जी मैं MPhil कर रहा हूँ, तो BS ऑनर्स मैंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, तो आप ऐसे करेंगे, ज़ाहिर है मतलब मुझे ज़रूरत भी है, तो आप ऐसा करेंगे चले मुझे फैसिलिटेट कर दें यहाँ पे। मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ ऑर्डर चीज़ नहीं थी, लेकिन वो कर सकते थे, ज़ाहिर है ये तो वहाँ के प्रिंसिपल की मर्ज़ी होती थी अगर वो रखना चाहे तो। लेकिन उन्होंने व्हीलचेयर देखते कहा कि नहीं यार हमसे नहीं फैसिलिटेट होगा आपका आना जाना, और फिर यहाँ पे आपके लिए क्लासेज इस तरह से अरेंज करेंगे, आप नीचे वाला पोर्शन हो ऊपर वाला पोर्शन ना हो, तो नहीं जी ये हमसे नहीं होना। फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू, बैंक की नौकरी के दौरान ही मैंने ना मतलब कि मैं कहता था कि नहीं अब वो एक इससे बेहतर जगह पे नौकरी करनी चाहिए, तो मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ का पेपर क्लियर किया है, तो इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी तलीम फ़लाँ काम, वो सारी चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़ें पूछने के बाद जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं यार ये नौकरी आपके लिए सूटेबल ही नहीं है, आप मजदूर बंदे हैं, आप कहाँ व्हीलचेयर पे आप जो है ना यहाँ नौकरियाँ करते फिरेंगे, तो आप जहाँ कर रहे हो वहीं करो, वही सही है नौकरी आपके लिए। तो लेकिन फिर भी नहीं, मैं हटा नहीं हूँ, मैं नौकरियों के लिए अप्लाई करता रहा। मैं कि नहीं कहीं ना कहीं जो है ना इंसान का जहाँ पे अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा है वहाँ पे इंसान पहुँच ही जाता है। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में अप्लाई किया है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अच्छी सुन ली है, तो अब रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, गेस्टेड ऑफिसर हूँ यहाँ पे। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो नौकरी के साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने हालात बेहतर कर दिए हैं, फिर हमने अपना घर ले लिया, गाड़ी ले ली, तो वालदा जो हैं मेरी अब वो अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत सुख में हैं। कि मुश्किलात के बाद आसानी। मुश्किलात के बाद आसानी। असल में बात ये है कि जो जिस बहुत सारे मुकाम ऐसे होते हैं ना जहाँ पे इंसान अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा होता है, तो बहुत सारे हालात का इंसान अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा होता है, और वो मुकाम असल में मुकाम शुक्र होते हैं कि इंसान को उस मुकाम पे शुक्र करना चाहिए। तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं यार ये ना कोई ऐसे है कि जैसे इंसान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे, तलीम के दौरान बहुत दफ़ा ऐसा लगता था, नौकरी के दौरान बहुत दफ़ा ऐसा, मतलब नौकरी में एक जनरल परसेप्शन है कि आपको लोग क्या कहते हैं, लै मजदूरी कोटे से भर्ती हो के आ गया जी। यानी आपकी एक तरह से एक मोटिवेशनल स्टोरी भी और सक्सेस स्टोरी भी, कामयाबी भी उस सूरत में है जो शर्त ये है कि आपने इस्तकामत के साथ लगे रहे। बिल्कुल, मतलब मैं नौकरी करता था, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे पास एक कस्टमर आ गया, तो मैं इन दिनों ना बैंक में कैश पे था, कैश पे नौकरी कर रहा था, तो हमारे पास एक कस्टमर आ गया, वो कहता जी कि ये कैश गिन लें मेरा। तो होता ही है कि वो काउंटर है, वहाँ पे कैमराज भी लगे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उठ के खड़े होकर कैश गिने। तो होता ये था कि अगर कोई कस्टमर बहुत ही कहता है ना, तो वो ऊपर आके कैश गिन लेते थे कि यार ये ना हो कि बंदा, ये होता है ना कि पैसों के मामले में, तो उसको 1 लाख रुपया था मेरा ख्याल है। तो वो बंदा मुझे आ कहता कि नहीं जी मेरे नाल तो बड़ियां बैंकां 'च धोखे होए, तुसीं खड़े होकर कैश गिनो। मैं कहा यार मतलब मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन कैमरे लगे हैं, तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू, आप मैनेजर साहब के पास अंदर चले जाएं, वहाँ से कैश गिनवा लें। अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है ना तो वहाँ पे चले जाएं। कहता है कि नहीं जी मैं तो थोड़े को कैश गवाना, तो तुसीं खड़े होकर गिनो। आदमी मुझे जो है ना वो कहता है कि नहीं जी कैश गिनना है तो खड़े होकर गिनना है। मैं कि यार भाई मैं मजदूर आदमी हूँ, तो वो उसकी मुझे बात बड़ी अजीब लगी, कहना मजदूर हैं तो तुसीं घर बैठो, किसी चंगे को अपनी जगह पे मौका किसी अच्छे को अपनी जगह पे मौका दें। मतलब हमारी सोसाइटी जो है ना, मुकम्मल तौर पर हाँ मतलब हमारी सोसाइटी, हाँ जहनीत इस तरह की हो चुकी है कि मतलब कि ना उनका वो समझते हैं कि इंसान अगर चल नहीं ना सकता तो इसका मतलब है वो इंसान ही नहीं है। तो ये एक इंसान के किस्से नहीं है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हज़ार इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो आते हैं और फिर आपको सिर्फ इसलिए छोड़ के चले जाते हैं जी कि आप चलते नहीं हैं बस। अच्छा, आपकी हमने मुकम्मल स्टोरी सुनी, बड़ा इसके अंदर एक हौसला, जज्बा, वलवला नज़र आया, आपकी जो कमिटमेंट नज़र आई, आपने जो टारगेट सेट किया उसके साथ। अच्छा, आजकल के अंदर जो नौजवान लोग हैं वो ज़रा सी मुश्किलात से डिसहार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा जो एक ज़िंदगी के अंदर स्पीड ब्रेकर है उसको अपने लिए कोहे मालिया समझते हैं, फिर उसके लिए तवीलें तलाश करते हैं कि जी मैं इस वजह से नाकाम हुआ कि मेरे सामने ये मुश्किल आ गई। मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा जो ये मुश्किल है ये कम ही लोगों को आई होगी, लेकिन आपने बड़ी इस्तकामत का मुजाहरा किया है। तो ऐसे जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? पैगाम सर ये सबको यही देना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा होता इस तरह से है कि इंसान अपना सारा टाइम जो है ना मुश्किल के दौरान में जिस पहाड़ के साथ अपने सर को टकरा रहा होता है ना बार बार में कि नहीं अब मुझे लगता है कि ये मेरी बस है यहाँ पे,
तो उस पहाड़ को सर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है कि इंसान बहुत मुश्किल जिस टाइम को देख रहा होता है, उसी मुश्किल के बाद एक आसानी लिखी होती है। तो जैसे वो एक शेर मुझे एक बहुत अच्छा याद आ रहा है कि वो कहता है कि मेरी जान आज का गम ना कर कि ना जाने कातिब वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हों मुसरतें। तो मतलब ये आज की जो मुश्किलात हैं उनको देख के इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे जो हाँ मेरी कल जो है इसी तरह से है। तो ये सारे अल्लाह ताला के काम होते हैं। इंसान को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो भी लोग इस वक्त, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डिसेबल ही हों, बहुत सारे लोग हैं उनको ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई भी मुश्किल हो, बिल्कुल जी, कोई भी मुश्किल हो तो मैं कहता हूँ कि आप हिम्मत से काम लें। और दूसरा पैगाम जो है वो मेरा जो है जी वो गवर्नमेंट से है कि सिर्फ पेपर वर्क को ना देखें। अगर आप राइट्स की बात करते हैं, डिसेबल लोगों के राइट्स की बात करते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करें कि जिस तरह से जो ज़रूरतें हैं असल में लोगों की, तो उनको फुलफ़िल किया जाए। अगर आप कोई नौकरी दे रहे हैं तो वो इस तरह की नौकरी हो कि जो इजीली वो जो है लोग कर सकते हों। और आखिर पे शुक्रिया आपका अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। और बहुत सारे लोग जो इतने सारे सफ़र में साथ थे, बहुत सारे लोगों ने, यानी कि कामयाबी में आप अकेले नहीं होते, कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों का आपको साथ चाहिए होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुझे उस तरह के लोग मिले हैं कि जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, वो चाहे दोस्त हों, घर वाले हों। तो ये सारा कुछ जो है उन्हीं का नतीजा है। इंसान खुद हिम्मत करता है, लेकिन उस हिम्मत करने के लिए हालात बनाने वाले जो हैं वो साथ वाले लोग होते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, हिम्मत करें तो अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर इंसान अपने गोल को सेट करे, उसके राह में जो मुश्किलात हैं बंदा उसे बहुत आसानी के साथ झेलता है। लेकिन अगर वही बंदा जिसको अपना विज़न क्लियर ना हो, वो छोटी छोटी मुश्किलात को अपने लिए बहुत बड़ा समझता है, फिर उसके लिए ख़ुद ही तावील भी तलाश कर लेता है। मेरे ख़्याल में आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि अगर हम अपनी मुश्किलात से खंदा पेशानी के साथ लड़ेंगे तो यकीनन कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर फ़रूक खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।